Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you all to the channel UPSC with Nitya Pandey. This is the editorial series where we discuss important editorials from different newspapers like The Hindu and Indian Express. Those who are new to this series, उनको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी. What is the purpose of this daily editorial analysis? So first is obviously यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको मंथली करंट अफेयर्स या ईयरली कंपाइलेशन याद करने में समझने में आसानी हो. दूसरी चीज जो है, क्योंकि मेनी ऑफ यू आर बिगनर्स, ठीक है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा इशू फेस होता है कि एडिटोरियल में से क्या नोट डाउन करना है, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है उससे. दैट इज वाई टू हेल्प यू इन इट टू ईज आउट योर प्रोसेस ऑफ एडिटोरियल रीडिंग एक्सेट्रा ये सीरीज में लेकर आई हूँ. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. इट्स 23rd of July. सो यहाँ पर आज मैंने क्या किया है कि मैंने तीन एडिटोरियल्स लिए हैं इंडियन एक्सप्रेस से फ्रॉम द एक्सप्लेन्ड सेक्शन. तो एक्सप्लेन सेक्शन से ये तीन एडिटोरियल्स में लेके आई हूँ. एक जो है वो बायो स्टिमुलेंट्स पे है, मोर और लेस ये थोड़ा प्रीलिम से स्पेसिफिक टॉपिक है. देन एक है कि इंडिया के जो क्लाइमेट टारगेट गोल्स है पेरिस एग्रीमेंट में, वो हमने कितने अचीव किए हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो सकते हैं. और दूसरा एक बहुत ही वायरल टॉपिक है वेयर हट्टी, लाइक अ विमेन फ्रॉम द हट्टी ट्राइब, शी हैज मैरिड टू ब्रदर्स. तो ये हर जगह चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इसमें हम देखेंगे क्या एथिकल कंसर्न्स है, लॉ क्या कहता है इसके रिगार्डिंग एक्सेट्रा. सो फर्स्ट इज कि ये बायो स्टिमुलेंट्स होते क्या है और क्यों अभी ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के स्क्रूटनी में है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. सो बायो स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं प्लांट्स में. तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई प्लांट ग्रो कर सकता था 2 मंथ्स में, बट अगर ये हम सब्सटेंस ऐसा कुछ डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि वो 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो क्या होगा, कैसे करेगा ये, इनका प्राइमरी फंक्शन ये होगा कि जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा. अगर वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगा तो जल्दी ग्रो करेगा. टॉलरेंस रहेगा उसका एबायोटिक स्ट्रेस से. ओके, क्रॉप क्वालिटी इंप्रूव होगी. ये फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं होता है और डायरेक्ट पेस्टिसाइडल एक्टिविटी नहीं होती है. ओके, मोस्टली ये कहाँ से डिराइव किया जाता है, इसको प्लांट वेस्ट या फिर माइक्रोबियल एनिमल सिंथेटिक रिसोर्सेज से. इसीलिए इसे बायो स्टिमुलेंट बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से डिराइव्ड है. बायोकेमिकल्स, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ये सब इसमें होते हैं. एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली क्या रेलिवेंस होगी, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर इनकम बढ़ जाएगी, क्रॉप क्वालिटी अच्छी रहेगी, ये सब इसके क्या कहते हैं रेलिवेंस रहेगा. मार्केट और इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो अभी जो अगर करंट मार्केट कितना है, $355 बिलियन. ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. और $1 बिलियन तक ये बढ़ सकता है. काफी ज्यादा इसका अनटैप पोटेंशियल है. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे फार्मर्स बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल जो है वो अनटैप्ड है. बट अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है. जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब के रिगार्डिंग तो रेगुलेशंस हैं, लेकिन बायो स्टिमुलेंट के रिगार्डिंग रेगुलेशंस नहीं है, जिसका इलीगली और अनरेगुलेटरीली यूज किया जा रहा है. तो पहले तो ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लॉज में नहीं आते थे, तो फ्रीली इनको सेल किया जाता था. कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई डेटा नहीं है, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एफसीओ एक क्या कहते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, उसमें एक अमेंडमेंट लाए और बताया कि अब बायो स्टिमुलेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, एफिकेसी डेटा चाहिए, टॉक्सिसिटी, सेल्फ शेल्फ लाइफ रिपोर्ट्स, ये सब होनी चाहिए. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी लेकर आए, जैसे कि सेंट्रल बायो स्टिमुलेंट कमेटी बनेगी जो कि स्क्रूटनाइज करेगी एप्लीकेशंस को, क्या बायो स्टिमुलेंट है, क्या उसका काम होगा, कितना वो वर्क कर सकता है एक्सेट्रा. फिर जुडिशरी ने भी इसमें इंटरवीन किया. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि बायो प्रोडक्ट्स जो कि इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के अंडर कवर नहीं है, उन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर स्क्रूटनी उनके पास होनी चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स को. क्योंकि देखना है ना, अगर कोई प्रोडक्ट स्क्रीन नहीं हो रहा है तो पता नहीं कोई भी क्या सेल कर रहा है, फार्मर्स क्या यूज कर रहे हैं. सो दैट इज द इशू. रिसेंट डेवलपमेंट हुए कि अभी क्या हुआ है कि 30,000 बायो स्टिमुलेंट अनचेक्ड सेल हो गए हैं और जो रेगुलेशन है वो भी काफी कम हो गया है. इसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक्सपायर हो गई. अनरजिस्टर्ड फर्म्स को अब बैन कर दिया गया है सेल करने से, और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशंस निकाले हैं बायो स्टिमुलेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर क्रॉप्स लाइक टोमेटो, अनियन, ब्रिंजल, कुकुम्बर एक्सेट्रा. अब यहाँ पर एथिकल इश्यूज ये हैं. पहली बात तो फोर्स टैगिंग हो रही है बायो स्टिमुलेंट की विद सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, जो कि एक कोअर्सिव मार्केटिंग है. इशू है फार्मर्स राइट्स के. इन्फॉर्म कंसेंट, उन्हें पता ही नहीं है, आप ऐसे क्या कहते हैं बिना किसी चेक के सेल हो रहा है बायो स्टिमुलेंट, तो फार्मर्स को एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर कि वो क्या डाल रहे हैं अपने पौधों में.
मिसयूज हो रहा है सब्सिडीज का, कॉर्पोरेट ओवर रीच हो रही है एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर में। तो अगर इसकी पूरी एक समरी देखें तो सबसे पहले तो बायो स्टिमुलेंट क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं होता है, प्लांट डिराइव माइक्रोबियल ओरिजिन होता है। इश्यूज क्या क्या है, रेगुलेटरी वैक्यूम है, अनचेक मार्केट है, और फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के इनको सेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बायो स्टिमुलेंट कमेटी बना दी, टेस्टिंग नॉर्म्स लेके आई और एफसीओ ऑर्डर निकाला। मार्केट इसका काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव मार्केट है, लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस की हमको नीड है। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से एक रेगुलेटरी ओवरसाइट, सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और लीगल बैकिंग चाहिए। एथिकल यहाँ पे जैसे कि मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मर एक्सप्लॉइटेशन एक्सेट्रा। प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन जैसे कि बायो स्टिमुलेंट्स ऑफर प्रॉमिस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बट देयर अनरेगुलेटेड यूज पोजेस चैलेंजेस, डिस्कस। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर मैंने डाले हैं और आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रैकिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने अपने 3 टारगेट्स बनाए थे क्लाइमेट को लेकर। उसमें से एक हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है वो अचीव भी कर लिया है, दो वी विल बी एबल टू अचीव विद इन द टाइम फ्रेम। तो वही इस एडिटोरियल में बात हो रही है एंड वी विल डिस्कस अपॉन इट। तो क्या इंडिया की प्रोग्रेस है पेरिस क्लाइमेट गोल्स पे। तो 3 मेजर कमिटमेंट्स थे हमारे पेरिस एग्रीमेंट में। पहला तो ये था कि 50% इंस्टॉल पावर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगी। अब ये नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सोलर हो सकता है, टाइडल हो सकता है, विंड हो सकता है, ठीक है, ओशियन से हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है। तो काफी ज्यादा हमने इसके रिगार्डिंग सोलर प्लांट्स सेटअप किए, विंड मिल सेट की, तो ये हमारा अचीव हो गया है। फिर एमिशंस इंटेंसिटी को हम कम करेंगे ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35%, ये भी काफी हद तक अचीव कर लिया है। और 27-28 तक हम इसे कर लेंगे। एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन टन, इस पे भी हमारी प्रोग्रेस ठीक चल रही है। तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट कमिटमेंट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट जैसे मैंने बताया तो 2030 तक अचीव करना था, बट फर्स्ट वाला हमने अभी अचीव कर लिया है। तो 5 साल पहले ही हम उसे अचीव कर चुके हैं। सो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 448 गीगावाट है और नॉन फॉसिल सोर्सेज से 247 गीगावाट हो गई। तो 50% आ गया आपका। देन सेकेंड टारगेट क्या था कि 33 से 35%, तो 30% तक तो हमने 2020 तक ही कर लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर करंट ट्रेंड चला तो हम 45% तक एमिशंस इंटेंसिटी कम कर लेंगे 2030 तक। थर्ड टारगेट भी टाइम के पहले हम उसे अचीव कर लेंगे, जो कि क्या है 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको सिंक बनाना है। 2017 से 2021 के बीच में हम 2.2 बिलियन बना चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम पहुंच जाएंगे। अगर आप इसमें देखें कि एनर्जी सिक्योरिटी कितनी रहेगी इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, तो देखिए क्या है कि आपने चलो 50% आपने कर दिया कि हाँ ठीक है सोलर से, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, क्योंकि सोलर विंड एक्सेट्रा ये सब नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एनर्जी सिक्योरिटी में हमको इश्यूज आ सकते हैं। देन फॉरेस्ट्री और कार्बन सिंक, दिस आई हैव टोल्ड यू, तो काफी हद तक हम अचीव कर चुके हैं, 27-28 तक अचीव कर लेंगे। एक टर्म बार बार आ रहा है एमिशंस इंटेंसिटी। सो एमिशंस इंटेंसिटी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो कि पर यूनिट ऑफ जीडीपी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है वो एमिशंस इंटेंसिटी होती है। ओके, इंडिया ने प्लेज किया था कि 33 से 35% तक कम करेंगे ऑफ जीडीपी बाय 2030। ऑलरेडी 30% अचीव कर चुके हैं। ट्रेंड अगर ऐसा ही रहा तो 45% कम कर लेंगे बाय 2030। अब इसमें इंडिया की प्रोग्रेस देखो दिखा रही है कि क्लाइमेट लीडरशिप शो कर रहे हैं तो हम अमंग डेवलपिंग नेशंस। स्ट्रॉन्ग अधेरेंस है हमारा, ऐसा नहीं है कि बस बोल के आ जा रहे हैं, वी आर डूइंग इट। ठीक है, कई बार एक वो कोट होता है ना इस तरह का, एक्शंस डू नॉट, योर वर्ड्स डू नॉट मीट योर एक्शंस, ऐसे करके। तो हमारे वर्ड्स हमारे एक्शंस के साथ सिंक में है। फाउंडेशन एंड नेगोशिएटिंग क्लाइमेट जस्टिस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो प्रीवियस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जिसका इफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे देखने को मिल रहे हैं, तो उनको फाइनेंस करने को बोल रहे हैं। तो देखो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया अपना काम कर रही है, अब डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तरफ ध्यान दे। ये नेगोशिएशन करने में अचीव होगा। ये एक समराइज थिंग है ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर कुछ मेंस क्वेश्चंस हैं जैसे कि इंडियाज क्लाइमेट टारगेट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑफर अ ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एथिकल एंगल भी है कि इंडिया का जो ये क्लाइमेट लीडरशिप है ये एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटर जनरेशनल जस्टिस और क्लाइमेट एथिक्स दिखा रहा है। एथिकल डायलेमा क्या है कि डेवलपमेंट और एमिशन रिडक्शन, क्योंकि देखा हमने कि सिर्फ क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होने से एनर्जी सिक्योरिटी तो नहीं हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हैम्पर कर सकता है। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, जहां पर अभी हिमाचल की ये ट्राइबल विमेन ने 2 भाइयों से इसने शादी की है। अब इस पे इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री, जहाँ पे एक लड़की
दो लड़कों से शादी करी है, इसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि लॉ क्या बोलता है इसके बारे में। सो ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश का, ओके, यहाँ पर ये पॉलीएंड्री हुई है। अ, ये डिस्कस करेगा अभी हम यहाँ पर इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लीगैलिटी है, कस्टम्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइब्स की क्या ऑटोनॉमी होती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी वी विल डिस्कस। तो अगर हम यहाँ पे कस्टमरी और स्टैट्यूटरी लॉ की बात करें तो लीगली पॉलीएंड्री क्रिमिनलाइज्ड है। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर पॉलीएंड्री नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल 342 पे, जहां पर डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनके कस्टमरी लॉज को हमने एक एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर इनके कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट इनके कस्टम्स वगैरह हैं तो ये लोग फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके पीछे का ये रीजन है इनका पॉलीएंड्री करने का कि बेसिकली जो लैंड होता है, ठीक है, अगर किसी के दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, उनकी शादी होगी तो लैंड डिवाइड होगा, सो दे वांट टू हैव दैट लैंड अनडिवाइडेड एक्सेट्रा। इसलिए इनका ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है पॉलीएंड्री का। सो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये लॉ अप्लाई नहीं होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अनलेस नोटिफाइड। तो पॉलीएंड्री क्रिमिनल है, ओके, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं हो रहा है अनटिल एंड अनलेस नोटिफाई किया जाए। अब यहाँ पर एक बार हम हट्टी ट्राइब की एंथ्रोपोलॉजी समझते हैं। तो ट्रांसगिरी एरिया हिमाचल प्रदेश में इस कस्टम को हम बोलते हैं जोड़ीदार, जहां पर अनडिवाइडेड फैमिली लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, और ये भी आपने एक चीज देखी होगी कि लैंड जितना ज्यादा डिवाइड होता है उससे एग्रीकल्चरल इनकम उतनी ज्यादा अफेक्ट होती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये लोग ये करते हैं। फेमिलियल टाइज सही रहते हैं क्योंकि लैंड को लेकर डिस्प्यूट नहीं हो रहा है और विमेन को भी सिक्योरिटी मिल रही है। बट लैंड को लेकर नहीं हो रहा है, बट शायद विमेन को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, अब उनके कस्टम्स है। जेंडर जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स, तो पॉलीएंड्री में इस तरह से मे बी यहाँ पर इनका जो कहना है ट्राइब्स का कि विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट्स ने ऐसे स्ट्रक डाउन कस्टम्स दैट वायलेट राइट्स टू डिग्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जैसे कि अगर हम देखें तो सबरीवाला जजमेंट में जहां पर विमेन के राइट को हैम्पर कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। रामचरण वर्सेस सुखराम में भी विमेन कैन नॉट बी डिनाइड इनहेरिटेंस इन ट्राइबल कस्टम्स। ट्रिपल तलाक, तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे ही हैं जहां पर विमेन की डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी अपहोल्ड हो रही है। अब यहाँ पर यूसीसी की डिबेट यही आती है कि क्या एक कॉमन लॉ सभी लोगों पर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्राइबल्स को एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, कॉमन राइट्स अक्रॉस रिलीजन्स और कम्युनिटीज, और पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी पे बैन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई ट्राइब हो तो आप पॉलीएंड्री कर सकते हो, लेकिन इट एक्सक्लूड्स एसटीज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक्सक्लूड किया गया, ऑल्दो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लोग लेकर आए हैं, हर धर्म को सेम लॉज अप्लाई होंगे, लेकिन वहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब के पास ये एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर एक एथिकल और लीगल डायलेमा ये आता है कि क्या कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर है, क्योंकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट तो अपहोल्ड कर रहा है डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, और साथ में यूसीसी के, जो यूसीसी का एक वन ऑफ द चैलेंज है कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स, इसको कैसे हम डील करें। सो जुडिशियल प्रिंसिपल्स क्या है कस्टम्स पे, तो उन्होंने बोला है कि अगर कस्टम जैसे एंशियंट है, रीजनेबल है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर पार्टी पर ये प्रूफ होता है कि आप बताइए कि इसका इसका प्रूफ क्या है। ओके, तो ये पार्टी को एक प्रूफ देना है कि जो कि कस्टम के पीछे का रीजन वगैरह प्रूव कर सकें। फिर कोर्ट की अप्रोच क्या है कि कस्टम कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक इक्वालिटी और डिग्निटी, ये तो जुडिशरी का कहना है। अब यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं वो यही है आर्टिकल 342, 366 क्लॉज 25, जहाँ पे कस्टमरी राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट करता है, लेकिन उसका जो एक सेक्शन है वो उसको क्या कहते हैं एसटी को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम क्रिमिनलाइजिंग पॉलीएंड्री। अब ये एक एथिक्स केस स्टडी एंगल है कि आप एक एसडीएम है ट्राइबल एरिया में जहां पे एक विमेन की शादी हो गई है दो भाइयों से एज पर लोकल ट्रेडिशन, कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांगली फेवर में है, बट नेशनल मीडिया आउटलेट इस पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स शो कर रहे हैं। तो आप कैसे बैलेंस करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विद ट्राइबल ऑटोनॉमी? क्या आप कोई लीगल एक्शन लोगे या अवेयरनेस कंडक्ट करोगे? और एक वे बताओ जिससे डिग्निटी, लीगैलिटी एंड कम्युनिटी ट्रस्ट अपहोल्ड हो सके। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस केस स्टडी, ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आप लोगों को। यू कैन ऑल्सो सेंड योर आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालो, टेलीग्राम पे भेजो, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। अब यहाँ पर एक बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक एथिकल इशू है, जीएस 2 में इंपॉर्टेंट है, 1 में भी है। एथिक्स इज समथिंग जो कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा यहाँ पर।
तो एथिकल इशू एक तो देखो ये है कि कस्टमरी एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ यू हैव टू होल्ड द इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, एंड दूसरी तरफ उनका एक कस्टम है जहां पर वो लोग पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। सो अब यहाँ पर कौन सी एथिकल थ्योरी अप्लाई होगी? तो एथिकल थ्योरी जो यहाँ पे अप्लाई होगी दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि स्टेट मस्ट इंश्योर कि सारे जो कस्टम्स है वो कॉमन मॉरल फ्रेमवर्क के उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का वायलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। देन जेंडर इक्वालिटी वर्सेस कम्युनिटी नॉर्म। सो एक तरफ तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उनका कम्युनिटी का नॉर्म है पॉलीएंड्री। तो ये भी यहाँ पर एक एथिकल इशू है कि विमेन को सोशल सिक्योरिटी तो है, लेकिन कई जगह इस तरह के जो कस्टम्स है ये पेट्रियार्की, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर और कोअर्सिव नेचर भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कई बार विमेन के पास राइट ही नहीं है कि उनको इस तरह की शादी करनी है या नहीं करनी। मे बी फैमिली या कम्युनिटी प्रेशर की वजह से उन्हें पॉलीएंड्री करनी पड़ रही है। एथिकल थ्योरी यहाँ पर इट इज अगेंस्ट फेमिनिस्ट एथिक्स ऑफ कैरोल गिलिगन, जो कि बोलती है कि एथिक्स जो है वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड चॉइसेस ऑफ विमेन में भी अप्लाई होने चाहिए। रिलेशनल ऑटोनॉमी की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर जैसे एथिकल थ्योरी से मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप केस स्टडीज लिख रहे हैं, अपने पॉइंट को आप एथिकल थ्योरी से सब्सटैंशिएट कीजिए, या तो वो अपहोल्ड करेगा या अगेंस्ट होगा। फिर साथ में कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस ह्यूमन राइट्स। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कहीं पे अबॉर्शन लीगल माना जाता है, कहीं पे वो इलीगल माना जाता है। सो दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स सबके साथ इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। सो प्रैक्टिसेस मस्ट बी जज्ड विद इन देयर लोकल मॉरल फ्रेमवर्क, ये कल्चरल रिलेटिविज्म बोलता है। लेकिन यूनिवर्सलिज्म बोलता है कि कुछ नॉन नेगोशिएबल राइट्स हैं, जैसे कि डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एथिकल थ्योरी अप्लाई होगी डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की। हर ह्यूमन बीइंग को आपको ट्रीट करना है एज एन एंड इन देमसेल्व्स, नॉट अ मीन्स टू अचीव सोसाइटल गोल्स। जैसे कि इस केस में पॉलीएंड्री के पीछे का रीजन वो लोग दे रहे हैं लैंड प्रिजर्वेशन। तो आप तो ह्यूमन बीइंग को एक मीन्स की तरह यूज कर रहे हो टू अचीव द एंड ऑफ लैंड प्रिजर्वेशन। ओके। तो अगर कोई ट्रेडिशन विमेन को एज टूल्स यूज कर रहा है फॉर मेंटेनिंग लैंड और लीनिएज, कांशियन एथिक्स के अगेंस्ट है, जो कहता है कि हर ह्यूमन को आपको एंड इन देमसेल्व्स देखना है, ना कि मीन्स टू एन एंड। देन जस्टिस एंड फेयरनेस इन ट्राइबल राइट्स। तो ट्राइबल, अब ये भी है कि ट्राइबल कम्युनिटीज अपना कल्चर वगैरह प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम ये सब लगा रहे हैं कांशियन एथिक्स, तो उनके कल्चर का क्या हुआ? डिनाइंग देयर राइट टू फॉलो कस्टम्स विदाउट ड्यू एविडेंस ऑफ हार्म मे वायलेट। तो ये रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा कि कस्टम्स एक्सेप्टेबल है अगर वो किसी जो लीस्ट एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज नहीं हो रहा है। ओके, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है उसको अगर हार्म नहीं कर रहा है तो कोई कस्टम है तो वो चल सकता है। तो अगर पॉलीएंड्री इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और चॉइस रिस्पेक्ट कर रही है तो ठीक है, मे बी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। देन यहाँ पर यूटिलिटेरियन ट्रेड ऑफ्स भी है, जैसे कि जो सपोर्टर्स हैं पॉलीएंड्री के वो कहते हैं कि इससे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, सोशल हार्मनी हो रही है और फैमिली प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और डिग्निटी भी हैम्पर हो रही है, स्पेशली ऑफ द विमेन। तो अब जेएस मिल इसमें क्या कहता है? आप तो ग्रेटेस्ट वेलफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर देख लो, अगर सबसे ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो रहा है तो फिर ये एक्शन हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे लीगल पॉजिटिविज्म वर्सेस नेचुरल जस्टिस भी आता है कि लीगली पॉलीएंड्री जो है वो प्रोहिबिटेड है, बट ट्राइबल कस्टम के अंदर तो हम उसे अलाउ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये बात हो रही है कि क्या लीगैलिटी नेचुरल जस्टिस के ऊपर हो गई है? सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज जो कि यहाँ पर रहेंगे, जिसके लिए वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर विमेन की इन्फॉर्म विल है, फ्री विल है, तो ठीक है कर सकते हैं क्योंकि उनका ट्राइबल लोगों का कस्टम है। ट्राइबल्स को हम सेंसिटाइज भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, और केस बाय केस जुडिशियल स्क्रूटनी ठीक रहेगी यहाँ पर। So this was all about today's editorial analysis. I hope you all like this breakdown. Thank you for watching this video.